खात्मे से पहले नक्सलियों ने बर्बर करतूत की है। समूल नष्ट होने से पहले नक्सलियों की बेचैनी दिखी है। खाली नहीं जाएगी बीजापुर में जवानों की शहादत। अब 2 गुने जोर से होगा एक्शन। नक्सलियों ने बहुत बड़ी भूल की है। अब सुरक्षा बल पूरा हिसाब करेंगे। पेड़ पर सुरक्षा बलों की गाड़ी के टुकड़े और जवानों के बिखरे हथियार नक्सली को बहुत भारी पड़ेंगे। यकीन मानिए, जमीन में बना ये गड्ढा नक्सलियों के लिए कब्रगाह बनेगा। ऐसे हमलों से सुरक्षा बलों के हौसले नहीं, पूरी नक्सली सोच मलबे में तब्दील होगी। नहीं चलेगी ऐसी कायराना हरकत, क्योंकि अंत की तारीख तय है। बस्तर का जो एक हिस्सा, करीब 5 जिले जो नक्सल प्रभावित है, आने वाले मार्च 2026 तक नक्सलवाद वहां से भी समाप्त होगा। वहां पर शांति व्यवस्था होगी। आज लगातार उस क्षेत्र में सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं। मार्च 2026 तक समाप्त। नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को ले जा रहे वाहन को बारूदी सुरंग में विस्फोट कर उड़ा दिया। इस घटना में 9 जवान और 1 ड्राइवर शहीद हो गए। नक्सलियों ने बीजापुर के कुटूर मार्ग पर आईडी ब्लास्ट किया। नक्सलियों ने जिस वाहन को निशाना बनाया, उस वाहन में 9 से अधिक जवान सवार थे। हमला इतना ताकतवर था कि सुरक्षा बलों की गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए। कुछ टुकड़े पेड़ों की शाखों पर जाकर अटक गए। आईजी सुंदरराज पी के मुताबिक बीते 2-3 दिनों से बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर में ऑपरेशन चल रहा था। ऑपरेशन खत्म करके आज सुरक्षा बलों के ये जवान बेस कैंप लौट रहे थे और इसी दौरान अंबेली गांव के पास आईडी ब्लास्ट किया गया। सुरक्षा बलों की एक बख्तरबंद गाड़ी इसकी चपेट में आ गई। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी इन तमाम मामलों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने घटना की पुष्टि करते हुए जांच की बात कही है। आईजी ने साथ ही बताया है कि शहीद हुए जवान बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा में संचालित अभियान से लौट रहे थे। सुनिए जरा। विगत 2-3 दिनों से जिला बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाका में सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान में टोटल अब तक 5 माओवादी का डेड बॉडी रिकवर की गई थी। हमारे 1 जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। तत्पश्चात अभियान के बाद सर्चिंग को पूर्ण करके सुरक्षा बल द्वारा वापस बेस कैंप आ रहे थे। इस दौरान जिला बीजापुर की बेदरे एवं कुट्टू के बीच में अम्बेली के पास माओवादी द्वारा लाए गए एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से हमारा एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें सवार हमारा 8 डीआरजी दंतेवाड़ा के जवान का शहादत हो गई, तो उसके 1 ड्राइवर का भी शहादत होगी। कुल 9 का शहादत का भी जानकारी प्राप्त हो रहे थे। उस स्पॉट में अभी रीइंफोर्समेंट टीम और अन्य जितना भी जो इवैक्यूएशन टीम पहुंच गए थे। अभी तक जो प्राथमिक जानकारी अनुसार कुल सुरक्षा बल का 8 एवं 1 ड्राइवर, कुल 9 लोग का इस घटना में शहादत हो गए थे। और विस्तृत जानकारी जैसा घटनास्थल का इंस्पेक्शन के बाद फिर और भी जैसा फील्ड से जो जानकारी है उसी के पश्चात हम बता पाएगा। सर गाड़ी कौन सी? जैसा भी जो प्राथमिक जानकारी है सर, 1 वाहन आईडी ब्लास्ट में चपेट मारने कारण से उसमें सवार टोटल जैसा 8 जवान डीआरजी का और 1 ड्राइवर, कुल 9 का अभी कैजुअलिटी हो गए थे। सर ये वही जवान थे जो दक्षिण भुजबाड़ में ऑपरेशन पर निकले थे पिछले 3 दिनों से? उसी अभियान के पश्चात ही जो टीम लौटा रहे थे उसी के दौरान ये घटना हुई। सर कितने वाहन थी जरूर? बाकी डिटेल प्रत्यक्ष से बताएगा। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने घटना को लेकर कहा कि यह जांच का विषय है कि घटना कैसे हुई। जिस मार्ग पर घटना हुई वो पक्की सड़क है। 8 जवान हमारे शहीद हुए हैं, 1 ड्राइवर भी उसमें थे, शामिल थे। और ये आईडी ब्लास्ट से हुआ है, जिला बीजापुर में हुआ है। डीआरजी के जवान थे सारे, दंतेवाड़ा डीआरजी के जवान। अभी जांच करने की आवश्यकता है ऐसा कैसे हुआ है, क्योंकि वो तो पक्का रोड है, बेटी रोड है, ब्लैक टॉप रोड है। वहाँ जहाँ पर ब्लैक टॉप रोड और कंक्रीट रोड जहाँ मिला हुआ था वहाँ पर हुआ, ऐसा पता चल रहा है। भी आगे और कंफर्म करेंगे।
और इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं, दोनों से आपका परिचय कराते हैं। पीके मिश्रा जी, रिटायर्ड डीजी बीएसएफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ रविंद्र उपाध्याय जी हैं, रिटायर्ड एसपी, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों ही मेहमानों का। आज की घटना क्या बौखलाहट है, क्या अंत करीब है नक्सलियों की वजह से जिस तरीके से जो हमले किए जा रहे हैं, इसे किस तरीके से देखें? क्या वाकई ये बौखलाहट ही है या कुछ और है? जी पीके मिश्रा जी। हमें बिल्कुल आप जो चीज आपने बताए मैं आपके साथ सहमत हूं, ये बौखलाहटी है। देखिए जिस तरीके से 2024 में सिर्फ छत्तीसगढ़ में, आप कोई भी स्टेट देख लीजिए, उड़ीसा हो, आंध्र हो, या वहां पर वेस्ट बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, ये सभी जगह जितने एंटी नक्सल ऑपरेशन हुआ है 2024 से सक्सेसफुल ऑपरेशन कभी नहीं हुआ था। और अमित शाह जी ने जो डेट दिए हैं 26 मार्च 2026, 31 मार्च, डेफिनेटली वहां तक नक्सलाइट्स खत्म होना ही है और ये होगा ही। मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं कि पर्टिकुलरली जो इंटरस्टेट बॉर्डर जो है, इसमें जो कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन होता है और बॉर्डर को जो सील कर दिया गया है, एक बॉर्डर में जैसे उड़ीसा का मालकानगिरी में जो मिलिटेंट्स हैं, जो नक्सलाइट्स हैं, वो छत्तीसगढ़ को प्रवेश नहीं कर सकते। पहले छत्तीसगढ़ से चले जाते थे तुलसी डगरी होकर के मालकानगिरी को, वो आजकल नहीं जा सकते हैं। और सबसे बड़ा ऑपरेशन लास्ट ईयर हुआ था जब 30 नक्सलाइट इकट्ठे मारा गए थे जब उड़ीसा से आए थे छत्तीसगढ़ को। इस पॉइंट पर मैं आऊंगा क्यों ये बौखलाहट है। देखिए जो ऑपरेशन हुआ लास्ट 3 डेज पर दांतीवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा में जो ऑपरेशन हुआ उसमें 3 नक्सलाइट्स मारे गए थे, काफी सरेंडर हुआ। हाँ, एक जवान शहीद हुआ था। ऑपरेशन कैजुअलिटी हमको लेना पड़ेगा, उसमें कोई संदेह नहीं, उसमें हम एक्सेप्टेड है। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ 2025 के बिगिनिंग में जो इंसिडेंट हुआ, इट्स ए नेगेटिव इंसिडेंट, इसको हम अवॉइड कर सकते थे क्योंकि ये बौखलाहट उनका है। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जब हमारे ट्रूप्स ऑपरेशन करके विड्रॉ करते हैं, ऑपरेशन को जाने के टाइम पर जो चीज हमको सिक्योरिटी रखना चाहिए उससे ज्यादा हमको देखना चाहिए विड्रॉल के टाइम पर। विड्रॉल के टाइम पर उसका इंफॉर्मेशन बिल्कुल चुपचाप रखना पड़ता है और वही रूट नहीं लेना पड़ता है कि बेस कैंप को जो परमानेंट रोड आता है उसी में आप उनको वापस भेजिए, गाड़ी में उनको वापस भेजिए। और देखिए आईडी का इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस लगा हुआ है। जब कंक्रीट रोड और जो सीमेंटेड रोड जहां पर उनका मिश्रण जो होता है, आपको देखिए व्यू में आपको पता लगेगा, कंकड़ वगैरह है, उस जगह पर आईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस इम्प्रॉम्प्टू लगाया जा सकता है। तो इसलिए उस जगह पर आरोपी लगाना चाहिए था, उस एरिया को चेकिंग करना चाहिए था और वैसे पुलिस के गाड़ी में उनको वापस तुरंत भेजना नहीं चाहिए था। विड्रॉल के टाइम पर इसमें बिल्कुल जो सिक्योरिटी ये बहुत रखना चाहिए था। ठीक है, इस सबसे बड़ा गलती जो ये हुआ है उसके ऊपर हमको डेफिनेटली इससे सबक सीखना चाहिए। नक्सलाइट्स खत्म हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नक्सलाइट्स खत्म हो रहे तो हमारा जवान का शहादत बढ़ते चले। सक्सेसफुल ऑपरेशन होना चाहिए। ऑपरेशन के बाद जो विड्रॉल है, आई रिपीट अगेन, ऑपरेशनल विड्रॉल शुड बी मोर देन रियल ऑपरेशन। सब कुछ जितना हुआ है आज तक ऑपरेशन में, आप देखिए VC शुक्ला जी का क्या हुआ था, विड्रॉल में हुआ था। तो यहाँ पर जितनी जगह पर आप देखेंगे विड्रॉल में उन्होंने एम्बुश लगा करके रखते हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन इनको मिलता है बेस कैंप को, ये वापस जाएंगे। जब वापस जाते ही थके हुए जाते हैं और उसी टाइम पर उनके ऊपर एम्बुश होता है, उसी टाइम पर उनके ऊपर अटैक होता है क्योंकि उसको प्लानिंग नहीं किया जाता है। यही प्लानिंग हमारा गड़बड़ी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। निश्चित तौर पर इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। रविंद्र उपाध्याय जी, आप भी काफी वक्त तक महकमे में रहे हुए, एक बड़ा सवाल है जो गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं, जिस डेडलाइन का वे जिक्र कर रहे हैं, इसके साथ साथ मौजूदा एक्शन और अल्टीमेटम अभियान जो चलाए जा रहे हैं, इससे कितना फर्क पड़ता है? अभी की जो स्थिति है उसे क्या कहेंगे आप?
देखिए आदरणीय मिश्रा साहब ने जैसे बताया, अभी उन्होंने पूरी बात बताई, अपने अनुभव का निचोड़ उन्होंने बताया। उनका जो अनुभव रहा है वो वास्तव में कई राज्यों में रहा, क्योंकि वो बीएसएफ से रिलेटेड है, पैरामिलिट्री में रहे हैं, तो उन्होंने उड़ीसा का भी देखा, जिक्र किया, वेस्ट बंगाल का जिक्र किया, झारखंड का जिक्र किया, अभी अपना तेलंगाना और अपने छत्तीसगढ़ का भी जिक्र किया। तो ये तो बिल्कुल मतलब हमेशा हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जहां घात है वहां प्रतिघात। और नक्सली से हम आमने सामने नहीं लड़ते, नक्सली से जब भी हम लड़ते हैं आमने सामने लड़ाई नहीं होती, ये हमेशा गुरिल्ला युद्ध, हम गुरिल्ला युद्ध से लड़ते हैं। तो गुरिल्ला युद्ध कभी आमने सामने से नहीं लड़ा जाता। उनकी टैक्टिस शुरू से रही है कि हम गुरिल्ला युद्ध लड़ेंगे, छिप के मार करेंगे। तो जब ये बात हमको जानकारी पहले से ही, हम इतने वर्षों से 25 साल से ज्यादा हो गया, 30 साल हो गया हम नक्सली से लड़ते हुए, हम ये जान चुके हैं कि हम गुरिल्ला युद्ध, गुरिल्ला वार से लड़ रहे हैं। और गुरिल्ला वार जो होता है वो घात लगाने का होता है, घात और प्रतिघात। जब आप घात लगाने जाते हो तो आप मान चलिए आप साथ प्रतिघात होगा। अब प्रतिघात होगा तो हमको एंटीसिपेट करना है, तो एंटीसिपेशन जो है हमारा वो कमजोर पड़ा, दूरदर्शिता हमारी कमजोर पड़े। अगर हम एंटीसिपेट करते हैं इस बात को कि हमेशा जब भी हम वापस विड्रॉल होते हैं, जैसा सामने होता है विड्रॉल फोर्स में ही हमला होता है, जाते फोर्स में कभी हमला नहीं होता है। वो जानते हैं कि जब फोर्स वापस लौटेगा तो थका हुआ है, थका हुआ फोर्स हमेशा लापरवाह हो जाता है, निग्लिजेंट हो जाता है, उतना विजिलेंट नहीं रहता जितना उसको होना चाहिए। तो ये बात, और सब मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि पैरामिलिट्री फोर्स है हमारा, जो लोकल फोर्स है, डीआरजी का जो फोर्स है, ये हमेशा सजग सतर्क होता है, इसको टेरेंस मालूम है, रोड रास्ते मालूम है। तो वो ओवर कॉन्फिडेंट कैसे हुआ? ये ओवर कॉन्फिडेंट होने की एक घटना। हम अगर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो नक्सली हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये जो घटना हुई है, और दूसरी बात ये है कि हमारे जो बेचारे 9 लोग शहीद हुए, ये बिना ऑपरेशन के शहीद हुए। हम ऑपरेशन करके शहीद होते थे, बहुत बड़ी बात थी। तो और फिर एक किसी जवान को, साहब जानते हैं और सभी लोग जानते हैं कि एक जवान को नक्सली क्षेत्र में तैयार होने के लिए कम से कम 5 साल की जरूरत पड़ती है। तो जितने जवान गए हैं, हर जवान के पीछे 5 साल की मेहनत, 5-7 साल की मेहनत, उसको ट्रेनिंग होती है, उसका जंगल टैक्टिक्स की ट्रेनिंग होती है, उसकी वेपन की ट्रेनिंग होती है। ऐसे दुनिया भर की जब ट्रेनिंग होती है, तब वो मजबूत होता है, तब उसको जंगल भेजा जाता है। तो डीआरजी का फोर्स तो बड़ा लोकल, मतलब हर तरह के टेरेंस को, हर तरह के इनपुट को, हर तरह के इंटेलिजेंस हो जाता है। तो ये हम लोग इस बात को एंटीसिपेट क्यों नहीं कर पाए? हमको एंटीसिपेट करके रखना चाहिए कि जब हम, निश्चित तौर पर सवाल कई हैं, लेकिन फिर भी जो अभियान चलाए जा रहे हैं, जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, ये काबिले तारीफ है। हमारे साथ डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी भी जुड़ गई हैं, नक्सल मामलों की जानकार हैं। वर्णिका जी, हम जिस डेडलाइन का जिक्र किया जा रहा है, गृह मंत्री 2026 तक नक्सलियों को खत्म करने की बात कह रहे हैं, आपको क्या लगता है, आप क्या मानती हैं, हम कितने कामयाब अभी तक नजर आ रहे हैं? वर्णिका जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो जी वर्णिका जी, आप सुन पा रही हैं? आप तक आवाज पहुंच रही है? तो शायद आवाज नहीं पहुंच रही। ठीक है वर्णिका जी, आपके पास आएंगे थोड़ी देर में। पीके मिश्रा जी, एक बड़ा सवाल ये है, हर एक घटना के बाद जो आम लोग सोचते हैं, उनके जहन में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इन नक्सलियों के पास ये गोले, बारूद, ये वेपन्स आते कहां से? क्या इस लिंक को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता? जिस तरीके से पिछले दिनों 3 राज्यों की टीम यहां पर संयुक्त ऑपरेशन चला रही थी, क्या वैसी कोई कोशिश इन नक्सली इलाकों से संपर्क जहां जहां है वहां पर निगरानी बढ़ाकर? आप बहुत अच्छे क्वेश्चन था। इनको वेपन्स कहां से मिलता है? देखिए, यहाँ पर जो है वेपन्स उनको सप्लाई किया जाता है। ये सब जो होता है मोरलेस सिटी से आता है। स्लीपर सेल्स जो होते हैं, ये इवन मैं बताता हूं, दिल्ली में भी उनका स्लीपर सेल होते हैं। नक्सलाइट्स के लीडर्स आपको दिल्ली में भी मिलेंगे, आपको यहाँ पर काफी यूनिवर्सिटी में भी मिलेंगे। तो यहाँ इनका फंडिंग जो होता है, फंडिंग मोरलेस वो सिटी से जाता है। और इनका जो वेपन्स होता है, कुछ तो वेपन जो पहले उन्होंने पुलिस से छीन करके लिए थे, पैरामिलिट्री फोर्स से छीन के लिए, तो कैंप को लूट करके लिए थे, वो उनके पास है। लेकिन उसके बाद उनको सप्लाई होता है, जैसे पीएलए, एक पीएलए ऑर्गेनाइजेशन होता है मणिपुर से, जो कि वहां से मिजोरम से आता है, बाहर से आता है थ्रू मिजोरम, और थ्रू आप देखेंगे मणिपुर के थ्रू में भी म्यांमार से भी उनके पास वेपन्स आता है, और ये वहां तक पहुंचा जाता है। और इसमें जो है कुछ कंट्री भी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन पर्टिकुलरली मैं बताऊंगा इसमें जो है म्यांमार, पहले तो
बांग्लादेश था इन्वॉल्व था, म्यांमार और चाइना, ये दो कंट्री है जो यहाँ पर सप्लाई करते वेपन्स, और ये वेपन्स आपको मिजोरम के थ्रू में आता है और मणिपुर के थ्रू में आता है, और ये वहां पर सप्लाई होता है। बहुत बहुत तरीका है इसको सप्लाई करने के लिए, और ये नेशनल हाईवे से ही जाता है। और इसमें हमको देखना पड़ेगा, इंटेलिजेंस हमको गैदर करना पड़ेगा, सप्लाई रूट्स क्या है, और वहां पर पर्टिकुलरली स्लीपर सेल्स, इनका स्लीपर सेल्स कहाँ कहाँ पर है, पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ में हो, वेस्ट बंगाल में हो या गढ़चिरौली में हो, इनका स्लीपर सेल्स भी मौजूद होते हैं जहां पर ये लेकर के वहां रखते हैं, और इनको ट्रेनिंग, जब ये ट्रेनिंग देते हैं, आजकल दंडकारण्य में और बस्तर में ट्रेनिंग इनका खत्म हो गया। पहले उन्होंने यंगस्टर्स बहुत लेते थे, आजकल जो है यंगस्टर्स वो पैरामिलिट्री फोर्स और यहाँ पर डीआरजी और हमारा आईआरजी इसमें ज्वाइन करने के लिए तैयार हो चुके हैं, और वो उनके पास नहीं जा रहे हैं। इवन इन्फॉर्मर जो है, जो गांव के इन्फॉर्मर जिनको उन्होंने सता करके इंफॉर्मेशन लेते थे, आजकल वो इंफॉर्मेशन उनको नहीं मिलता है गांव से, क्योंकि जितने लोग हैं इंटीरियर एरियाज में, ट्राइबल एरिया में, वो डेवलपमेंट होने के बाद वो मुख्य धारा को आ चुके हैं। वो चाहते हैं कि ये करके फायदा नहीं है, उनको इंफॉर्मेशन दे करके हमारा सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर अटैक करके कोई फायदा नहीं। सिक्योरिटी फोर्स रह रहे हैं कि हमारा एरिया के डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ का डेवलपमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट, आपका देखो कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट, क्या क्या डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, बस्तर का डेवलपमेंट क्या हुआ, तो मैंने खुद देखा है। कांकेर आप चले जाइए, आप तुलसी डोगरी चले जाइए, नारायणपुर चले जाइए, दांतीवाड़ा चले जाइए, एवरीवेयर डेवलपमेंट हैज कम अप। तो आप अभी देखना पड़ेगा हमको, ये डेवलपमेंट इस एरिया में, हमको दंडकारण्य के अंदर में भी डेवलपमेंट और बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। जिस पैठ की वजह से वो पांव पसार रहे थे, वहीं पर हमारे सुरक्षा बलों ने, हमारी सरकार ने निशाना साध लिया है। तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो लेकर आया है। हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, इस मामले में क्या है अपडेट? गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम सियासतदानों की तरफ से इस घटना पर दुख जताया गया, साथ ही अल्टीमेटम का बार बार जिक्र किया जा रहा है जिस डेडलाइन को तय किया गया है। उसके साथ यहां पर आज हमारे 9 जवान जो हैं वो शहीद हो गए। और क्या आप बताएंगे, क्या कुछ चीजें चल रही हैं राजधानी में, क्या है अपडेट? नीलेश, देखिए इस मामले में राष्ट्रपति ने भी दुख जताया है। देखिए इस मामले में राष्ट्रपति ने भी दुख जताया है, और उनकी तरफ से भी एक बयान आया जिसमें उन्होंने इसकी निंदा की है और जवानों को श्रद्धांजलि दी है। ये तो एक अलग मसला है, लेकिन जो आज अपडेट है इस मामले की यही है कि जो टीम लौट रही थी एक ऑपरेशन के बाद, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के सीमा पर जो ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें 5 नक्सलियों को मारा गया है, 100 भी उनके बरामद किए गए हैं। इसके अलावा AK-47 और भी बड़े हथियार बरामद किए गए हैं। उसी ऑपरेशन को खत्म करके जवान लौट रहे थे, और उस दौरान अम्बेली के पास ये जो घटना हुई कि लैंडमाइंस को जो है प्रेशर आईडी बम को से व्हीकल को उड़ाया गया, जिसमें 8 DRG जवान और एक जो वो हैं ड्राइवर थे गाड़ी के, उनकी मौत हुई है, शहादत हुई है। इस मामले में हाई लेवल मीटिंग भी की गई है रायपुर में भी, और जो उच्च अधिकारी हैं बस्तर के पुलिस विभाग के या केंद्रीय सुरक्षा बलों के जो तैनात हैं उनके साथ बैठक की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं, गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी इस पर जानकारी ली है, और आखिर घटना हुई क्यों, जब लौटते समय क्या ऐसी चूक कहाँ रह गई थी, क्योंकि जहां पर ब्लास्ट हुआ है वो कंक्रीट रोड थी, तो ऐसे में कंक्रीट रोड पर आईडी प्लांट कैसे इतना आसानी से कर दिया गया था, क्या पुराना आईडी ही प्लांट था जिसको आज यूज किया गया, ये सारे बिंदुओं पर जांच की जा रही है। और ऑपरेशन में लौटते समय जो सावधानियां बरती जानी चाहिए थे, क्या उनमें कहीं कुछ चूक हुई है, इस मामले में भी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं, और आगे कम से कम ऐसी कुछ दिक्कतें ना आए। वो लौटते समय जो जरूरी मानदंड है, जो जरूरी मानक एक तरह से तय किए जाते हैं, उनका पालन हो जाए, इस पर भी निर्देश दिए गए हैं, और हाई लेवल मीटिंग भी इसमें की गई है। ये रायपुर से अपडेट है जी अमृत। बिल्कुल नीलेश, आते हैं आपके पास। हमारे साथ वर्णिका शर्मा जी जुड़ गई हैं, नक्सल मामलों की जानकार। वर्णिका जी, एक बड़ा सवाल ये है जो जिस डेडलाइन का जिक्र किया जा रहा है 2026 तक नक्सलियों के खात्मे को लेकर, आप क्या मानती हैं, हम कितने कामयाब इस मामले में हैं? और एक बड़ा सवाल, हमारे साथ बाकी मेहमान जुड़े हुए हैं। PK मिश्रा जी ने एक मसले का जिक्र किया कि जो नक्सलियों के ने आम लोगों के बीच, आम भोले भाले ग्रामीणों के बीच एक पैठ बना रखी थी, अब वे वहां पर कमजोर हो रहे हैं। वर्णिका जी।
जी बिल्कुल। पिछले कई वर्षों से उस क्षेत्र में मेरा लगातार जाना होता रहा है और खासतौर से बीजापुर क्षेत्र में भी मैं आती जाती रही हूँ। तो इस क्षेत्र में सबसे बड़ी बात ये थी कि अभी जो पिछले वर्ष मेरे देखने में आई, या पिछले कुछ एक दो वर्षों में कह सकते हैं मोटे मोटे तौर पे, हम ये देख सकते हैं कि उस क्षेत्र के जो बालक थे, मतलब जो टीन एज से लेके जो यूथ थे, वो सब चाह रहे थे कि अब हमको भी आगे बढ़ना है। जैसे प्लेन एरियाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसा हम टीवी में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, हम क्यों पीछे हैं? हम किसी भी प्रकार का दीमक इस क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको ये चीज समझ में आने लगी है कि उस क्षेत्र के विकास में कौन सी बात बाधा है, कौन सी ताकतें उस क्षेत्र में दीमक हैं। अब वहां का युवा जो है वो मुखर हो रहा है और कहीं ना कहीं अब वो बोलने लगा है। तो मैं हमेशा से कहते आई कि वहां पे संचार, संपर्क और सुरक्षा, तीनों चीजों का होना एक साथ, एक अमलगम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इससे माओवादी कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो उनका जो जिस वजह से, चाहे इंसर्जेंसी हो या काउंटर इंसर्जेंसी, आम जनता उसके मध्य में होती है। तो आज उनको जो कार्यवाही करने के लिए जो सबसे बड़ी ताकत होती थी, वो आम जनता, गुरिल्ला वॉरफेयर का तंत्र ही आम जनता होती है। उसी के बस पे वो बैसाखी पे चढ़ के वो हमला करते हैं। तो वो उनका कहीं ना कहीं वाकई में फीका पड़ने लगा था, क्योंकि वो लोग भी अब विकास की ओर आगे बढ़ना चाह रहे थे। रहा सवाल जो अभी ये सरकार दोनों मोर्चों पे पैरेलल एक्शन ले रही थी, एक तरफ गन तो दूसरे तरफ मन। पुनर्वास नीति को लेकर के कई प्रकार की बातें हो रही थी। पुनर्वास नीति वाकई में बहुत समीक्षात्मक रूप से देखा जाए तो एक अच्छी नीति बन रही थी, लेकिन मोर्चे पे जिस तरीके से सरकार काम कर रही थी, सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ रहा था। यहाँ पे आप देखिए, आज की इस घटना में एक्सचेंज ऑफ फायर नहीं हुआ है कि उन्होंने मोर्चे पे गए हुए जवानों का, गश्ती पे गए हुए जवानों के साथ फायर का एक्सचेंज किया है। ये तो उन्होंने सोची समझी रणनीति, जो ये आखिरी में उठाते हैं, इनका टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम लास्ट पॉइंट ऑफ टैक्टिक होता है, उन्होंने वो इस्तेमाल किया है कि जब ये वैसे भी ये कभी इनकी नीति सिर्फ रिएक्शन, एक्शन बेस्ड रिएक्शन इनका होता है। और आज भी इन्होंने जो किया है, वो बरसात के दिनों में वहां पे लैंड माइन या सब कुछ बिछाए हुए होते हैं, उसको अंतरिम रूप से परिणति देकर के एक प्रकार से सुरक्षा बलों के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया है और अपनी आमद दर्ज कराने की कोशिश की है कि अभी भी हम यहाँ पे इस क्षेत्र में अस्तित्व में हैं। क्योंकि कुटरू जो है, जिस क्षेत्र में ये हमला हुआ है, वो जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रायंगल जोन में आता है और वहां पे ही इस प्रकार का लैंडमाइन ब्लास्ट करके एक प्रकार का दहशत फिर से जगाने का कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। रविंद्र उपाध्याय जी, एक खास मसले का वर्णिका जी ने भी जिक्र किया है कि आम जो लोग हैं नक्सल प्रभावित इलाके के, उनका पहले सपोर्ट मिलता था, मजबूरी में ही सही, लेकिन वे अब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये नक्सलियों के लिए एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट रहा। उसके साथ साथ तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं और इसका फर्क भी पड़ता है, एक्शन भी लिए जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत हूँ। वर्णिका ने जो बात बताई वो बता भी रही, जो बीजापुर क्षेत्रों में अंदर उन्होंने बहुत कुछ भ्रमण किया है और लोगों से मुलाकात की है, लोगों से जानकारी ली है। और ये बात सही, मैं भी कई बार अभी रिटायर होने के बावजूद भी कई बार बस्तर के क्षेत्रों में कभी कभी भ्रमण करने जाता हूँ, तो मैं भी देखता हूँ खुद, क्योंकि जब मैं 20 साल पहले जो देखता था बस्तर और आज 20 साल बाद बस्तर को देखता हूँ, तो निश्चित रूप से बहुत सारी प्रगति हुई, हर क्षेत्र प्रगति हुई। शिक्षा है, रोड है, सड़क है, टेलीकम्युनिकेशन है, ये सब बहुत बड़ी चीजें हैं जो हमको एक मजबूत तंत्र पैदा करती है। और इससे हमारी पुलिस भी मजबूत हुई है, हमारी फोर्स मजबूत हुई है। और गांव के लोग जो बता रहे हैं कि गांव के लोग जो विमुख हो रहे हैं, नक्सलवाद से जो विमुख हो रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है उनमें एक जागृति आई, उन मन में सोच आया। एक जो आजकल इंटरनेट सब जगह पहुंच गया है, इंटरनेट ने भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई और सरकार तो निभा ही रही है। लेकिन इन सब बातों से मैं जहां तक अपनी जो चर्चा चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है हम निशांत हो गए। हमारा विषय यह है इस बात का कि ये ब्लास्ट नहीं हुआ, ये इसके पीछे हमको ये बात सोचना पड़ेगा कि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट क्यों हुए, हमसे गलती क्यों हुई। हमारी विवेचना, हमारी समीक्षा, हमारी मीमांसा इसी बात को होना चाहिए कि ये घटना आज जो हो गई है, हमारे जो 8 जवान खोए हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। हम ठीक, हम अति उत्साह में, हम अपनी पीठ खो जा रहे हैं, बहुत अच्छे अपने आप को होशियार बता रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। हमने मई महीने में, हमने अक्टूबर महीने में, हमने अप्रैल महीने में बड़े बड़े 30-35 नक्सल मारे, वो ठीक है। और हम डेडलाइन की तरफ भी काम कर रहे हैं, वो भी ठीक है। लेकिन इन सब बातों को देखते हुए हमको अति उत्साह में कोई काम नहीं करना चाहिए। आज की जो घटना हुई है, ये अति उत्साह का परिणाम है। हमको गाड़ी में बैठना क्यों पड़ा? ठीक है रविंद्र जी, ठीक है। एक शॉर्ट कमेंट पीके मिश्रा जी से ले लेते हैं। मिश्रा जी, वक्त कम है।
इस हादसे से निश्चित तौर पर हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, लेकिन हमारे जवानों के हौसले अब भी बुलंद हैं, पहले भी बुलंद थे, आगे भी बुलंद रहेंगे। शॉर्ट कमेंट क्या कहेंगे आप, जो एक्शन लिए जा रहे हैं, जो अभियान चलाए जा रहे हैं और जिस कामयाबी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं? शॉर्ट कमेंट प्लीज। अमृत, आई कैन वेल टेल यू, हमारा जवान किसी से कम नहीं है। इसमें ये जो इंसिडेंट हुआ, इसका हमारे जवान के मनोबल के ऊपर कोई भी इसके ऊपर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो जरूर छत्तीसगढ़ से नक्सलाइट्स को खत्म करके रहेंगे। ये एक एक इंसिडेंट, जो इतना बड़ा इंसिडेंट आज 2025 का बिगिनिंग में हुआ, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है और इससे हमारे जवान जो है और उत्सुकता से लड़ेंगे। और ये जितने एरिया है, बस्तर को है, दंडकारण्य है, ये पूरे के पूरे एरिया से नक्सलाइट्स को खत्म किया जाएगा। और मेरे को पूरा पता है टेक्निकल डेवलपमेंट जो हो रहा है, बिल्कुल सही आपने कहा पीके मिश्रा जी, शहादत जाया नहीं जाएगी, नक्सलियों का खात्मा 2026 तक होके रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का। और हमारे जवानों का हौसला बुलंद था, है और रहेगा। 2026 तक तस्वीरें बदल दी जाएंगी। नमस्कार।